हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो सीयूईटी पीजी फिजिक्स फार्मूला रिवीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर है 2। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग, फीडबैक एम्पलीफायर, ऑसिलेटर एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें मैं इसके पहले का पोर्शन यानी कि जीना डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर कनेक्शन और रेक्टिफायर, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके पहले वाले लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम इसको कंपाइल करेंगे यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसको हम पूरा कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जो सीयूईटी पीजी फिजिक्स फार्मूला रिवीजन की प्लेलिस्ट है वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको ईएमटी के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, मैकेनिक्स के, क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर अवेलेबल होंगे, मिल जाएंगे, जहां जिन्हें पढ़कर आप अपने फार्मूला रिवाइज कर सकते हैं, थ्योरी को रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये सीयूईटी पीजी के अलावा और भी, अगर आप फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे कि आप अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं जामिया का, एएमयू का, या फिर थोड़े दिनों बाद जो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता का एग्जाम होने वाला है, कोलकाता यूनिवर्सिटी, उसके अलावा ओडिशा के जो सीपैट के एग्जाम होते हैं पीजी के, तो उन सभी जो यूनिवर्सिटीज हैं या उन्हीं सभी जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है, फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम, उन सभी के लिए ये जो लेक्चर्स हैं वो यूजफुल है। तो इन्हें वहां के लिए भी आप देख सकते हैं अगर आप उन एग्जाम्स के लिए भी आप प्रिपरेशन करें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू किया जाए। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में जो मैंने बात की थी उसको मैं थोड़ा सा एक बार दोहरा लूं। लास्ट लेक्चर में जब हमने ट्रांजिस्टर कनेक्शन पढ़े थे तो तीन तरह के हमारे पास कनेक्शन आए थे, सीबी मतलब कॉमन बेस, एक आया था कॉमन एमिटर, और एक आया था कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस की जब हमने बात की थी तो उसमें जो इनपुट इम्पीडेंस है या इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत लो था। अगर मैं कॉमन एमिटर की बात करूं तो उसमें जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो सबसे लो था, है ना। और कॉमन कलेक्टर में सबसे हाई इनपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा हाई आउटपुट रेजिस्टेंस जो था वो था कॉमन बेस में, कॉमन एमिटर में हाई था, और कॉमन कलेक्टर में जो है ये इसकी वैल्यू थी लो। करंट गेन सबसे कम जो था वो था कॉमन बेस में, हाई था कॉमन एमिटर में, और सबसे जो हाई करंट गेन था वो कॉमन कलेक्टर में था। उसके बाद अगर वोल्टेज गेन की बात करें तो सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज गेन जो आया था वो आया था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हाई जो था वो वोल्टेज गेन था, और कॉमन कलेक्टर में जो वोल्टेज गेन की वैल्यू है लेस देन यूनिटी, एक से भी कम था। पावर गेन सबसे ज्यादा जो हो रहा था वो हमें कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हो रहा था। लीकेज करंट जो है सबसे ज्यादा जो कहीं पर थी तो वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में लीकेज करंट सबसे ज्यादा थी। फेज शिफ्ट अगर कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर की बात करें तो वहां पर फेज शिफ्ट 0 का, जबकि कॉमन एमिटर के केस में फेज शिफ्ट होता है 180 डिग्री। एप्लीकेशंस की हमने इसकी बात की थी, कॉमन बेस जो है उसका हम यूज करते हैं वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफिकेशन के लिए, जबकि जो कॉमन एमिटर है उसका यूज हम करते हैं वोल्टेज, करंट एंड पावर एम्पलीफिकेशन के लिए। इसका ऑडियो एम्पलीफायर में भी इसका ज्यादा यूज किया जाता है। और जो कॉमन कलेक्टर है उसका यूज करते हैं हम इम्पीडेंस मैचिंग। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। इस टेबल में से एक दो क्वेश्चन आराम से निकल सकते हैं, निकलते भी है, ज्यादातर फेज शिफ्ट के ऊपर इसके क्वेश्चन निकलते हैं। अब हम बात करेंगे डीसी लोड लाइन। तो डीसी लोड लाइन क्या होती है? डीसी लोड लाइन इज द लोकस ऑफ ऑल पॉसिबल ऑपरेटिंग पॉइंट्स, ऑल पॉसिबल ऑपरेटिंग पॉइंट्स व्हिच बीजेटी रिमेन इन एक्टिव रीजन। मैंने आपको ये बताया था जब हमने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, तो उसमें दो रीजन बन रहे थे, एक बन रहा था सैचुरेशन, एक कट ऑफ रीजन, और एक बीच वाला जो रीजन जिसमें जो एमिटर डायोड है वो ऑन यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग में, और जो कलेक्टर डायोड है वो रिवर्स बायसिंग में रहता है, तो उसको हम एक्टिव रीजन कहते हैं, जिसमें ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो उसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर ट्रांजिस्टर को रखने के लिए जो हम वैल्यू लेते हैं आईसी की और वीसी की। आईसी मतलब कलेक्टर करंट की, और वीसी मतलब कलेक्टर एमिटर वोल्टेज की जो वैल्यू है, तो उसके लिए हम एक पॉइंट निकालते हैं, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। जिस पॉइंट के ऊपर जो ट्रांजिस्टर है वो प्रॉपरली वर्क करता है तो उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। तो इस ऑपरेटिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व लेते हैं, कॉमन एमिटर की बात चल रही है यहाँ पर, उसका जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, तो उस पर इस तरह से हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से बन के आ रही है? हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर जो आई की वैल्यू है, जो वी की वैल्यू है वो ली हमने 0। ये इक्वेशन बनती है जो वीसी, जो हमारा ट्रांजिस्टर कनेक्शन है वहां से ये इक्वेशन बनती है। तो वो जो इक्वेशन है उससे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है। तो एक बार जब हमने वी की वैल्यू 0 करी तो आई की वैल्यू हमें मैक्सिमम मिल गई वीसीसी अपॉन आरएलएल, जो यहाँ पर आ गया। तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिलता है। तो ये लाइन
और ये जो कर्व है जिस पॉइंट पर कट कर जाते हैं, जहां पर वो स्टेबल वैल्यू देते हैं, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यू पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर ट्रांजिस्टर प्रॉपरली काम करता है। इस लाइन की जो स्लोप होती है वो होती है -1/RL। क्या होती है? -1/RL। और इसको कहते हैं डीसी लोड लाइन। इसी तरह से बनती है एक एसी लोड लाइन। एसी लोड लाइन में क्या डिफरेंस आ जाता है? एसी लोड लाइन जो है, देखो ये दो लाइन बनाई हुई है, तो ये जो नीचे वाली लाइन है ये डीसी लोड लाइन है, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये जो लाइन जा रही है ये एसी लोड लाइन है। तो एसी लोड लाइन की जो स्लोप होती है वो होती है -1/RC, और जो डीसी लोड लाइन की जो स्लोप थी वो थी -1/RL। RL का मतलब है लोड रेजिस्टेंस। RL का मतलब है लोड रेजिस्टेंस। RL का मतलब होता है लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ पर है ये RC। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो करंट की वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है VCC/RL। यहाँ पर जो करंट की वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है VCC/RC प्लस RE। यानी कि एसी लोड लाइन का मतलब है कि जब आपने सर्किट में जो ऑल्टरनेटिंग इनपुट यानी कि सिग्नल प्रोवाइड कराया हुआ है, एसी सिग्नल, तो उससे जो लाइन बना रहे हो वो है एसी लोड लाइन। और डीसी लोड लाइन कब बन रही है? जब आपने एसी सिग्नल प्रोवाइड नहीं कराए हुए हैं, आपने डीसी सोर्स लगाया हुआ है, तो जो लाइन बन रही है वो डीसी लोड लाइन। क्या इतना कोई नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जा सकता है इनकी स्लोप के बारे में, तो स्लोप का मैंने आपको बता दिया। स्लोप जो है एसी लोड लाइन की साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर ज्यादा होती है किससे? डीसी लोड लाइन से। हम पढ़ते हैं आईबी। आईबी की वैल्यू हम पढ़ते हैं IC/बीटा, या बीटा इक्वल्स टू IC/IB आप पढ़ते हैं, ये पढ़ा हुआ है हमने। बीटा को हम कहते हैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। एक्टिव रीजन के लिए क्या होता है? आईबी की वैल्यू लेस देन होती है IC/बीटा से, एक्टिव रीजन के लिए। और सैचुरेशन के लिए आईबी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है किससे? IC सैचुरेटेड अपॉन बीटा से। सी सैचुरेटेड अपॉन बीटा से सैचुरेशन रीजन के लिए ज्यादा हो जाती है, एक्टिव रीजन के लिए वैल्यू कम होती है। हमें कहाँ पे काम करना है? एक्टिव रीजन में, तो हमें इसकी वैल्यू कम रखनी होती है। और मैक्सिमम वैल्यू IC की हम कैसे निकालते हैं? वो कैसे निकालते हैं? VCC/RCC, जो कि डीसी लोड लाइन के केस में निकला था। तो यहाँ पर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल जाती है, और इस केस में CE को हम क्या करते हैं? 0 पर। CE को सैचुरेशन की कंडीशन में लेते हैं 0 है। ठीक है, तो ये एक्टिव रीजन की कंडीशन हो गई, ये किसकी हो गई? सैचुरेशन रीजन की कंडीशन। एक कंडीशन होती है थर्मल रन। थर्मल रन अवे के पहले मैं कलेक्टर करंट की आपको वैल्यू बता दूं। कलेक्टर करंट IC इक्वल्स टू होता है बीटा IB प्लस लीकेज करंट। लीकेज करंट I1 प्लस बीटा ICBO। यहाँ पर ये होता है ICEO ना, क्योंकि कलेक्टर एमिटर लीकेज करंट है। पर ICEO और ICBO में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? बीटा +1 और ICBO, ये रिलेशन। तो ट्रांजिस्टर कैन बी सीरियसली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लीकेज करंट बढ़ेगी, लीकेज करंट बढ़ेगी तो उससे जो ओवरऑल कलेक्टर करंट है वो बढ़ जाएगी, जिससे कि ट्रांजिस्टर जल सकता है। तो उसको हम कहते हैं थर्मल रनअवे। थर्मल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो थीटा इक्वल्स टू TI माइनस TA/PD। TI जो है उसको हम कहते हैं कलेक्टर जंक्शन टेम्परेचर, TA को हम कहते हैं एम्बिएंट यानी कि जो आउटसाइड का टेम्परेचर है, और PD मतलब पावर डिसिपेटेड। इतना कोई नहीं पूछेगा, फॉर्मूला ज्यादा ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब क्या होता है कि जो जो क्यू पॉइंट आया, जिसको हम क्यूशेंट पॉइंट भी कहते हैं, उसको स्टेबल रखने के लिए, है ना, उसको स्टेबल रखने के लिए जो ट्रांजिस्टर है उसमें फेथफुल एम्प्लीकेशन निकालने के लिए, फेथफुल एम्प्लीकेशन का मतलब है जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार चेंज ना हो, फेथफुल एम्प्लीकेशन के लिए, एम्प्लीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर की क्या की जाती है? बाइसिंग की जाती है। तो बाइसिंग के पहले मैं आपको ये बता दूं कि बाइसिंग फैक्टर नाम की एक चीज होती है, वो बाइसिंग फैक्टर को हम लिखते हैं S से। इससे लिखते हैं S से। तो इसकी अलग अलग डेफिनेशन बन सकती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन S बराबर चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन कलेक्टर लीकेज करंट, ये सबसे ज्यादा काम में ली जाती है। और आप जो थ्योरी पढ़ते हैं आप उसमें यही फॉर्मूला पढ़ते हैं, S/del IC/del ICU। चेंज इन लीकेज करंट, चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन लीकेज करंट। उसके अलावा वोल्टेज स्टेबिलिटी फैक्टर में ये फॉर्मूला बनता है डेल्टा IC/डेल्टा VB। मतलब कि चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस बेस एमिटर वोल्टेज, चेंज इन बेस एमिटर वोल्टेज, तो उसको कहते हैं वोल्टेज स्टेबिलिटी फैक्टर। और सबसे ज्यादा फिर कह रहा हूं ये वाला यूज में लिया जाता है। फिर आता है डेल IC/डेल बीटा, इसको लिखते हैं S बीटा से, या इसको एम्पलीफिकेशन स्टेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। ये किसके बराबर होता है? चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन एम्पलीफिकेशन फैक्टर मतलब बीटा। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग इसके फॉर्मूले बनते हैं। सबसे ज्यादा हम जो यूज में लेते हैं, हम हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं, वो ये पढ़ते हैं चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन लीकेज करंट। ठीक, आइडियल वैल्यू जो होती है स्टेबिलिटी फैक्टर की वो होती है 1।
आइडियल वैल्यू जो स्टेबिलिटी फैक्टर की होती है 1, जो कि होती नहीं है। उसके अलावा स्टेबिलिटी फैक्टर की जो मतलब ये डेरिवेशन वगैरह करके जो वैल्यू निकाली जाती है वो निकाली जाती है एस इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा, एस इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेल आई बी अपॉन डेल आई सी। एस इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेल आई बी अपॉन डेल आई सी। स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा हमारे साथ समस्या होगी ना। सॉरी, हमारे पास फॉर्मूला लिखा है डेल आई सी अपॉन डेल आई सी ओ और एस। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर मैं इसकी वैल्यू कम करूंगा तो इसकी वैल्यू लीकेज करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो एस आइडियल आइडियल केस में ये वैल्यू 1, तो यानी कि इन दोनों का जो लीकेज है इन दोनों आईसी की और आईसीओ की वैल्यू क्या है, बराबर। प्रैक्टिकली जो इसकी वैल्यू है वो लेस देन 20 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो हमारे लिए समस्या बनेगी, क्योंकि फिर वो जो कलेक्टर करंट है वो बढ़ता जाएगा। नीड्स ऑफ बाइसिंग बीजेटी, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एस इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेल आई बी अपॉन डेल आई सी। 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेल आई बी अपॉन डेल आई सी। बाइसिंग हमें क्यों करनी है, टू ऑपरेट द बीजेटी इन एक्टिव रीजन, क्योंकि हमें बीजेटी को एक्टिव रीजन में चलाना है ताकि ये एम्पलीफायर की तरह काम कर सके। टू मेंटेन आईसी स्टेबल, आईसी की वैल्यू को क्या करना है, स्टेबल करना है, सो दैट द ऑपरेटिंग पॉइंट डज नॉट ड्रिफ्ट एंड थर्मल रनअवे डज नॉट हैपन। आईसी की वैल्यू अगर स्टेबल करेंगे तो ऑपरेटिंग पॉइंट है जो अपनी जगह पर रहेगा और थर्मल रनअवे की कंडीशन नहीं आएगी। थर्मल रनअवे कब आ सकता है, जब जो लीकेज करंट है उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़े। अलग अलग तरह की बाइसिंग होती है, मेनली 4 तरह की बाइसिंग हम पढ़ते हैं। सबसे पहली आती है फिक्स बाइसिंग सर्किट या फिक्स बायस बेस, जो फिक्स बायस रजिस्टर, रजिस्टर बाइसिंग भी कहते हैं इसको, रजिस्टर बाइसिंग। इसमें क्या करा है कि यहाँ देख रहे हैं आप, ये करंट फ्लो कर रही है, इसको कहते हैं आईबी करंट। या दिख नहीं रहा होगा प्रॉपर, अब दिख रहा होगा, आईबी करंट, बेस करंट। और यहाँ पर हमने लगा दिया है रजिस्टर, जिसको हम कहते हैं बायस रजिस्टर, बेस रजिस्टर। तो इसमें सबसे पहले करंट की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम सर्किट बना लेते हैं, ये सर्किट। तो यहाँ से ऐसे फॉलो करते हैं, ये सर्किट चलते हैं, ये सर्किट चलते हैं। तो VCC माइनस VB, ये बेस है, ये एमिटर है और ये कलेक्टर है। तो हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है, VBE। तो VCC माइनस VB ये पाथ लिया हुआ है, और रेजिस्टेंस कितना है, RB। तो इस पाथ के अंदर करंट कितनी हो गई, IB इक्वल्स टू VCC माइनस VB अपॉन RB। क्योंकि IC इक्वल्स टू होता है बीटा IB, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं IC की भी, और IC की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये वाला पाथ लेके, VCC माइनस VCE अपॉन RC। कुल मिला के आपको यहाँ से VCE की वैल्यू, आपको दो वैल्यू चाहिए होती है, एक VCE की वैल्यू और एक IC की वैल्यू। VCE और IC की वैल्यू मिल जाती है। इस सर्किट के स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, सर्किट सिंपल होता है, केवल और केवल यहाँ पर बेस रजिस्टर मेथड भी जिसको कहते हैं, तो केवल एक रजिस्टर यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है। बाइसिंग कंडीशन आर सेट इजीली, पुअर स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी पुअर होती है, इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, 1 प्लस बीटा, जो कि हमें नहीं चाहिए। 1 प्लस बीटा, एस इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा, है ना, जो कि हमें नहीं चाहिए। स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ थर्मल रनअवे। एक फिर नेक्स्ट आती है कलेक्टर बेस बाइसिंग सर्किट। कलेक्टर बेस बाइसिंग सर्किट में ये कुछ इसी तरह का सर्किट आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी बेस रजिस्टर लगाया हुआ है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर जो RC है ये इसके अंदर आ रहा है। अब यहाँ RC को बाहर निकाल लिया, RC को बाहर निकाल लिया, तो जो टोटल करंट हम सेंड कर रहे हैं वो दो करंट से मिलकर बन रही है, IC और प्लस IB। इसके अंदर तो करंट आ रही है IB जो RB रजिस्टर है, और ये जो करंट का दूसरा पार्ट जा रहा है ये जा रहा है IB की वैल्यू अब कितनी बनेगी, वो बनेगी VCC माइनस VB। यहाँ पर कौन सा होगा, VB ही होगा, VCC माइनस VB अपॉन यहाँ पर रजिस्टर है, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, आपको ये सर्किट बनाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए। फिलहाल तो आपको सिर्फ इनकी जो स्टेबिलिटी वगैरह है वो याद रखें। तो ये वैल्यूज बन रही है, इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, इसमें कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या होगी। इसकी जो स्टेबिलिटी है वो लेस देन बीटा प्लस 1 से होती है। इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है फिक्स बायस से बेटर होती है। फिक्स बायस की थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो पुअर स्टेबिलिटी होती है, डज नॉट प्रोवाइड गुड स्टेबलाइजेशन, नेगेटिव फीडबैक ये प्रोवाइड कर। ठीक, एक तो ज्यादा ध्यान देना इसके ऊपर, जिसको रजिस्टर बायसिंग या फिक्स बायस मेथड भी कहते हैं। सबसे ज्यादा आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर पूछे जा सकते हैं, तो वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर मेथड। पोटेंशियल डिवाइडर जो मेथड है उसमें क्या होगा, दो रजिस्टर हैं, एक है R1 और एक है R2, और यहाँ पर बीच में एक वोल्टेज है, और यहाँ पर बाइसिंग कर रखी है, ये लगा रखा है बेस है, ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमिटर।
यहाँ पर VCC वोल्टेज है। इनिशियली हम सबसे पहले निकालते हैं करंट की वैल्यू। करंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम इनिशियली ये मान लेते हैं कि जो ये दोनों हैं कौन रेजिस्टेंस, ये सीरीज में है, तो हम यहाँ पर करंट की वैल्यू निकाल देते हैं। करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? VCC अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों सीरीज में हो गए, R1 प्लस R2। उसके बाद फिर हम ये R2 के क्रॉस वोल्टेज निकालते हैं। R2 के क्रॉस वोल्टेज निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे? IR2। तो I की वैल्यू आपने निकाल ली, तो वो कितनी हो गई? V अपॉन R1 प्लस R2। ये कितना हो जाता है? ये जो वोल्टेज है ये हमारी मेन वोल्टेज की तरह काम करती है, यानी कि फिर आप ये वाला सर्किट उठाते हो, ये नीचे वाला सर्किट। तो ये जो सर्किट है ये थेवेनिन्स थ्योरम, बेसिकली मैं थेवेनिन्स थ्योरम लगा रहा हूँ, तो थेवेनिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर इस सर्किट को हम सॉल्व करते हैं। फिर हम इस IB करंट की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से IB करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ से सर्किट बनाते हैं इस तरह का सर्किट। तो यहाँ पर वोल्टेज है ये वाली वोल्टेज, और फिर यहाँ पर ये यहाँ से चले R2, और यहाँ पर VBE वोल्टेज हो गई, और यहाँ से एक रजिस्टर ये आ गया। इस तरह से यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी? करंट की। ठीक है, तो VTH मतलब ये जो वोल्टेज मैं लिख रहा हूँ ये थेवेनिन वोल्टेज है, VTH माइनस VBE अपॉन RTH हो गया ये वाला रेजिस्टेंस, प्लस बीटा प्लस 1 RE। तो ये पूरे गणित लगा के फिर हम इसको सॉल्व करते हैं पोटेंशियल डिवाइडर मेथड। एमिटर बायसिंग, इसमें इसके एक्सीलेंट स्टेबलाइजेशन, बिकॉज IC इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर। IC जो है वो बीटा से इंडिपेंडेंट होता है, इसका स्टेबिलिटी फैक्टर आता है 1, आइडियल के आसपास पहुंच जाता है, मैक्सिमम पॉसिबल थर्मल स्टेबिलिटी। एमिटर बायस में क्या करते हैं? एमिटर बायस सर्किट कुछ फिक्स बायस जैसा होता है, सिर्फ और सिर्फ एमिटर के साथ वहां पर लगा दिया जाता है, रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। तो उसके बाद ये बाकी की वैल्यूज निकाली जाती है। ये एक्सीलेंट बायस स्टेबिलिटी इन स्पीड ऑफ चेंज इन बीटा और टेम्परेचर, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सप्लाई यूज कर सकते हैं। ऑब्टेन अ रीजनेबल एस्टिमेट द की DC वैल्यू इन n। तो आपको अगर इनके क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो इनके सर्किट याद रखना पहला। दूसरा ये याद रखना कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़िया किसकी है, सबसे पुअर स्टेबिलिटी किसकी है, स्टेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, ये चीजें कम से कम ध्यान रखना। फिर फीडबैक एम्पलीफायर। तो फीडबैक एम्पलीफायर में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग अ फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट एनर्जी, मतलब जो जैसा मैं मान लो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा कोई ना कोई फीडबैक होगा, उस फीडबैक के बेस पे कोई दूसरा स्टूडेंट मेरे से पढ़ने आएगा, अदरवाइज नहीं है। वो फीडबैक दो तरह के हो सकते हैं, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव फीडबैक होगा तो मेरे पास नहीं आएगा, मतलब कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुमने उसका अपोजिट रिव्यू दे दिया, तो तुम्हें पसंद नहीं आया तो नेगेटिव फीडबैक, पसंद आया तो पॉजिटिव। इन जनरल उसका इम्पैक्ट देखें तो पॉजिटिव फीडबैक हमारे लिए अच्छा, मेरे लिए अच्छा, नेगेटिव फीडबैक मेरे लिए खराब। पर अगर मैं एम्पलीफायर की बात करूं तो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर को चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कोई आउटपुट निकलेगा, सिग्नल का आउटपुट आएगा, तो उसमें नॉइज भी जाएंगे और उसमें डिस्टॉर्शन भी जाएगा। तो नॉइज डिस्टॉर्शन जाएंगे और उसका फिर कुछ पार्ट निकाल के जब हमने फीडबैक में भेजा, तो अगर सामने वाले ने कह दिया हाँ सब सही है, तो वो नॉइज और डिस्टॉर्शन फिर वापस चले जाएंगे, तो इस तरह से वो बढ़ते जाएंगे। तो हमें उनको कम करना है, तो उनको कम करना है तो वहां पर हमें कौन सा फीडबैक भेजना पड़ेगा? नेगेटिव। एम्पलीफायर के केस में हमारे लिए नेगेटिव फीडबैक अच्छा है ना, और पॉजिटिव फीडबैक वहां पर अच्छा नहीं है। अगर मैं एम्पलीफायर के साथ पॉजिटिव फीडबैक लगा दूं तो फिर वो बन जाता है ऑसिलेटर। तो पॉजिटिव फीडबैक केवल केवल हम यूज कर रहे हैं जब हम कौन सा ऑसिलेटर लगा रहे हैं? जब हम पॉजिटिव फीडबैक यूज कर रहे हैं तो ऑसिलेटर बना रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? एम्पलीफायर बनाने के लिए। तो फीडबैक का मतलब क्या है? पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, कुछ पार्ट हमने भेज दिया है इसको, इनपुट को, तो उसको हम कहते हैं फीडबैक। तो दो तरह के फीडबैक, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक में जो फेज शिफ्ट है वो कितना आता है? 180 डिग्री का। एम्पलीफायर जो इंट्रोड्यूस करता है वो 180 डिग्री का। वापस से फीडबैक नेटवर्क जो है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करता है, तो टोटल फेज शिफ्ट कितनी हुई हो जाती है? 180 प्लस 180 360 डिग्री। और इसके अंदर जो फॉर्मूला आता है फीडबैक का वो कितना आता है? AF इक्वल्स टू A अपॉन 1 माइनस A बीटा, जहां A जो है सिर्फ A वो है वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक, और AF जो है वो है वोल्टेज गेन विद फीडबैक। बीटा का मतलब है फीडबैक फ्रैक्शन। बीटा का मतलब क्या है? फीडबैक फ्रैक्शन। और ये किसके लिए यूज होता है? ऑसिलेटर के लिए। नेगेटिव, रीजनरेटिव और इनवर्स फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक को क्या कहते हैं? रीजनरेटिव और डायरेक्ट। नेगेटिव को कहते हैं डीजनरेटिव और इनवर्स फीडबैक। इसमें जो एम्पलीफायर है वो फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करता है 180 डिग्री का, जबकि जो फीडबैक नेटवर्क है वो 0 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करता है। तो कुल मिलाकर टोटल कितना हो गया? 180 प्लस 0 कितना हो गया? 180। और जबकि पॉजिटिव फीडबैक में टोटल फेज शिफ्ट कितना हो गया? 360 डिग्री का। यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा AF इक्वल्स टू A अपॉन
1 प्लस ए बीटा। ए का मतलब है फीडबैक विदाउट, जो गेन विदाउट फीडबैक, और ए एफ का मतलब है गेन विद फीडबैक। ये यूज होते हैं कहां पर, एम्पलीफायर में। रिटर्न डिफरेंस, डी सेंसिटिविटी जिसको कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी एंड लूप गेन, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी एंड लूप गेन इज कॉल्ड रिटर्न डिफरेंस। रिटर्न डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 1 प्लस ए बीटा, 1 प्लस ए बीटा। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या होती है इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक, यदि डेल्टा ए अपॉन ए, मतलब जो विदाउट फीडबैक गेन है वो, डेल्टा ए अपॉन ए, परसेंटेज चेंज विदाउट फीडबैक, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए एफ अपॉन ए एफ, परसेंटेज चेंज विद फीडबैक। तो ये जो है यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर दोगे इस फॉर्मूला को, तो ये बनेगा डेल ए एफ अपॉन ए एफ इक्वल्स टू डेल ए अपॉन ए और 1 प्लस ए बीटा। तो इसको कहेंगे रिडक्शन इन सेंसिटिविटी। इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन इन सेंसिटिविटी। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, मैं आपको करा भी चुका हूँ। यहाँ पर कुछ वोल्टेज सीरीज ये टोपोलॉजी दी है, मतलब किस किस तरह के फीडबैक एम्पलीफायर बनते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है, जहाँ पर वोल्टेज सीरीज लिखा है ना, वोल्टेज सीरीज, तो उसको पहचानने का तरीका क्या है, जब भी वोल्टेज वर्ड लिखा होगा तो जो ये पीछे वाला सर्किट होगा, ये पीछे वाला सर्किट, यहाँ पर ये लगा है किसमें, पैरेलल में, ये पैरेलल अरेंजमेंट, ये पैरेलल अरेंजमेंट है जहाँ पर भी वोल्टेज वर्ड लिखा है। जहाँ पर भी करंट वर्ड लिखा है, करंट, वहां पर ये जो पीछे वाला सर्किट है, ये पीछे वाला सर्किट है, इसका सीरीज अरेंजमेंट। बस इसको इस तरह से याद, जहां पर भी वोल्टेज लिखा है वहां पर ये जो पीछे वाला अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट, इसमें पैरेलल सर्किट बना। जहां पर भी करंट लिखा हुआ है वहां पर जो पीछे वाला सर्किट है उसमें क्या बना हुआ है, सीरीज अरेंजमेंट। पीछे वाला जो सर्किट है उसमें सीरीज अरेंजमेंट है तो वो है करंट, पीछे वाला जो सर्किट है उसमें वोल्टेज पैरेलल में अरेंजमेंट है तो वो है वोल्टेज। एक दूसरी चीज, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीरीज में लिखा है, मतलब जो इनपुट सर्किट है वो सीरीज में है। यहाँ पर पैरेलल में लिखा है तो इनपुट सर्किट, यहाँ पर जो शंट लिखा है, शंट लिखा है मतलब जहां पर इनपुट किसमें, पैरेलल। जहां सीरीज लिखा है वहां पर इनपुट सीरीज में, जहां पर शंट लिखा है वहां पर इनपुट किसमें, पैरेलल। इस तरह से इसको याद कर सकते हो। टेक्निकली तो उनकी अलग डेफिनेशन होती है, मैं याद करने का तरीका बताऊं। तो वोल्टेज गेन, अगर सबसे पहले मैं वोल्टेज सीरीज एम्पलीफायर की बात करूं तो उसमें वोल्टेज गेन डिक्रीज होता है। वोल्टेज शंट के अंदर वोल्टेज गेन डिक्रीज होता है। और अगर करंट सीरीज की बात करूं तो उसमें भी वोल्टेज गेन डिक्रीज होता है। और अगर मैं करंट शंट की बात करूं तो डिक्रीज। तो इनमें वोल्टेज गेन सब में डिक्रीज होता है, बैंडविड्थ सब में इंक्रीज होती है। उसके अलावा इनपुट इंपीडेंस का खासकर ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनपुट इंपीडेंस वोल्टेज सीरीज के अंदर इंक्रीज होता है, करंट सीरीज के अंदर इंक्रीज होता है, वोल्टेज शंट के अंदर डिक्रीज होता है और करंट शंट के अंदर डिक्रीज होता है। इनपुट इंपीडेंस, आउटपुट इंपीडेंस उल्टा है, इनपुट बढ़ रहा है तो आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज होगा। और वोल्टेज शंट में दोनों केस में ही डिक्रीज होगा, आउटपुट इंपीडेंस और इनपुट इंपीडेंस भी उसका डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से करंट शंट में क्या हो रहा है, जो इनपुट इंपीडेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, पर आउटपुट इंपीडेंस क्या हो रहा है, करंट शंट में बढ़ रहा है। इनपुट इंपीडेंस वोल्टेज सीरीज में इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट इंपीडेंस वोल्टेज सीरीज में डिक्रीज हो रहा है। इनपुट इंपीडेंस वोल्टेज शंट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और आउटपुट इंपीडेंस भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। करंट सीरीज में इनपुट इंपीडेंस बढ़ रहा है और आउटपुट इंपीडेंस भी बढ़ रहा है। करंट शंट में आउटपुट इंपीडेंस बढ़ रहा है जबकि इनपुट इंपीडेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उनके यूज कहाँ होते हैं, वोल्टेज सीरीज का यूज किया जाता है कॉमन कलेक्टर में, वोल्टेज शंट यूज किया जाता है कलेक्टर टू बेस बायस में। कलेक्टर टू बेस बायस जो मेथड अभी हमने पढ़ा था बायसिंग का, उसमें कौन सा वोल्टेज शंटिंग यूज किया है। शंटिंग का मतलब है जो इनपुट है उसमें पैरेलल लगा रखा। फिर कॉमन एमीटर में हम यूज करते हैं करंट सीरीज, और जो करंट शंट है उसको हम करते हैं कैस्केडिंग एम्पलीफायर। तो ये हो गया हमारे पास एम्पलीफायर। उसके बाद हम बात करें ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दो तरह के इनपुट हम प्रोवाइड कराते हैं, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और इन्वर्टिंग इनपुट। ये इनपुट स्टेज है जो डुअल इनपुट वाली स्टेज होती है और इसके आउटपुट भी डुअल होते हैं। जो इनपुट स्टेज है उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जो टू इनपुट ले सकता है और टू ही आउटपुट प्रोवाइड करा सकता है। उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज आती है, जो उसके बाद आती है लेवल शिफ्टिंग स्टेज, जिसको एमिटर फॉलोवर भी कहते हैं, कलेक्टर जो बाइसिंग होता है जो कलेक्टर वाले ना। और उसके बाद आउटपुट स्टेज आती है जिसको पुश पुल एम्पलीफायर कहते हैं। एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन है, ओपन लूप गेन, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो होता है इनफाइनाइट। ये आइडियल वाले टर्म्स जो हैं वो ध्यान रखो। प्रैक्टिकल का होता है 10 पावर -6। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट,
इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जबकि प्रैक्टिकल का होता है 1 मेगा ओम। आउटपुट रेजिस्टेंस आइडियल का होता है 0, जबकि आउटपुट रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल का होता है 50 to 100 ओम। बैंडविड्थ आइडियल की होती है इनफाइनाइट। ऑफसेट वोल्टेज ज्यादातर जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो इनका ध्यान रखना। वोल्टेज गेन आइडियल की होती है इनफाइनाइट। स्लीव रेट आइडियल की होती है इनफाइनाइट। सीएमआरआर आइडियल का होता है इनफाइनाइट। बैंडविड्थ आइडियल की होती है इनफाइनाइट। ज्यादातर ज्यादातर चीजें तो इनफाइनाइट ही है इसमें। और इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है 0, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, और इसके साथ ओपन लूप भी इसका इनफाइनाइट। आइडियल वाली जो चीजें हैं इसकी वो याद करके जाना, वो पूछे जा सकता है डायरेक्ट। इनपुट बायस करंट, इसके इनपुट बायस करंट की जो वैल्यू, क्योंकि दो टर्मिनल है तो I1 प्लस I2 अपॉन 2। उसके बाद जो आपको याद रखने वाली चीजें हैं, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो जो है उसका फॉर्मूला होता है ACM इक्वल्स टू V OCM अपॉन VCM। VCM का मतलब है कॉमन मोड इनपुट और ACM का मतलब है कॉमन मोड गेन। VOCM का मतलब है आउटपुट ऑफ कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन। तो कुल मिलाकर आपको गेन निकालना है तो वो होता है क्या, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इसका जो आउटपुट है उसको हम कह रहे हैं VOCM, आउटपुट ऑफ कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन। VCM का मतलब है कॉमन मोड इनपुट। ठीक। तो जो ओवरऑल आउटपुट बनता है वो क्या बनता है, VAOL VD प्लस VACM VCM। VD का मतलब है डिफरेंशियल का जो इनपुट है, और VCM का मतलब है जो इनपुट है किसका, जो कॉमन मोड का इनपुट। CMRR रेशो क्या होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। कॉमन मोड को हमें रिजेक्ट करना है, उसको हटाना है, उस रेशो को हम कहते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। इसका जो रेशो है वो बराबर होता है ADM अपॉन ACM। ADM का मतलब होता है डिफरेंशियल मोड गेन, ACM का मतलब होता है कॉमन मोड गेन। ADM का मतलब होता है डिफरेंशियल मोड गेन और ACM का मतलब होता है कॉमन मोड गेन। कॉमन मोड गेन जो है उसका फॉर्मूला होता है V आउटपुट अपॉन V इनपुट, यानी कि CM जो कि मैंने आपको बताया अभी। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है माइनस RC अपॉन RE प्लस 2RE। तो ये बन जाता है माइनस RE अपॉन 2RE। इतना लंबा कोई नहीं पूछेगा। तो CMRR इक्वल्स टू ADM अपॉन ACM। CMRR 20 log 10, अगर इसको हम डेसिबल में लिखें तो इसका फॉर्मूला बनता है 20 log 10 ADM अपॉन ACM। ADM अपॉन ACM। CMRR की वैल्यू जितनी हाई होगी उतना ही रिजेक्शन होगा, नॉइज का हाई होगा। CMRR की वैल्यू जितनी हाई होगी, हाई कब हो सकती है, जब ACM की वैल्यू लो। हमें अल्टीमेटली किसकी वैल्यू को कम करना है, कॉमन मोड की वैल्यू को कम करना है। कॉमन मोड की वैल्यू कम करेंगे CMRR हाई होगा, तो जो नॉइज है उसका रिजेक्शन भी क्या होगा, हाई होगा। यदि हम इन एमिटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो CMRR की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर एक टर्म यूज करते हैं हम, स्लू रेट। क्या यूज करते हैं, स्लू रेट। स्लू रेट का जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है वो बनता है dB अपॉन dt। ठीक है, वो क्या बनता है, dB अपॉन dt। और स्लीव रेट इक्वल्स टू ACL V m ओमेगा अपॉन 10 पावर 6 V अपॉन म्यू सेकेंड्स, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। Vm जो होती है वो होती है पीक वैल्यू ऑफ साइनोसोडियल इनपुट और आउटपुट। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f इनपुट सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो स्लीव रेट डिपेंड्स ऑन इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी एंड आउटपुट। स्लीव रेट किस पर डिपेंड करती है, इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी और आउटपुट एम्पलीट्यूड पर डिपेंड। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाले। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो मोस्टली आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसका जो आउटपुट, जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इनपुट रेजिस्टेंस उसका इनफाइनाइट होता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। वर्चुअल ग्राउंड एंड वर्चुअल शॉर्ट एप्लीकेशन ओनली, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक। उसके बाद नेक्स्ट इसके फॉर्मूले जो हैं वो ये याद रखना। देखो, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दो तरह के यहाँ पर इनपुट होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। अगर अगर आपने वोल्टेज जो है वो इनपुट पर प्रोवाइड करा दिया तो उसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग का मतलब होता है जो आउटपुट आंसर आएगा आपका वोल्टेज गेन का, उसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, वो फेज शिफ्ट कर देगा। यदि आप इन्वर्टिंग पे इनपुट प्रोवाइड करा रहे हो तो वो फेज शिफ्ट कर देगा। फेज शिफ्ट का मतलब, अगर इनपुट पर करंट इस तरह से जा रही है या सिग्नल इस तरह से, तो आउटपुट पर फिर सिग्नल इस तरह से मिलेंगे, उसके ऑपोजिट फेज में 180 डिग्री से चेंज होके, यानी कि आंसर जो आएगा उसमें माइनस आएगा। इन्वर्टिंग इनपुट के लिए जो आंसर लिखा जाता है वो लिखा जाता है माइनस RF। और नॉन इन्वर्टिंग का मतलब है जो आप इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करा रहे हो वो कहाँ पर करा रहे हो, प्लस। जब इस पर प्लस पर प्रोवाइड कराओगे तो इसमें आंसर में प्लस आएगा, और ये इसके वोल्टेज गेन का फॉर्मूला है। AB इक्वल्स टू 1 प्लस RF अपॉन RI। RF अपॉन R। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला है
माइनस आर एफ अपॉन आर आई। ये जो लगे हुए हैं इनको कहते हैं फीडबैक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? फीडबैक रेजिस्टेंस। फिर एक होता है वोल्टेज फॉलोवर। वोल्टेज फॉलोवर इसका एप्लीकेशन, वोल्टेज फॉलोवर इसका एप्लीकेशन है। इसका एप्लीकेशन है नॉन इन्वर्टिंग का। यहाँ पर जो फीडबैक है, फीडबैक, उस फीडबैक की जो वैल्यू है उसको जीरो कर दिया। फीडबैक की वैल्यू को जीरो कर दिया, आर एफ की वैल्यू जीरो कर दी। तो इस फॉर्मूला में आर एफ की वैल्यू जीरो डालो तो 0/1 कितना, 0/RI कितना हो गया? 0। तो जो वोल्टेज गेन है वो कितना हो गया? 1। वोल्टेज गेन 1 होने का मतलब है कि जो आउटपुट और इनपुट वोल्टेज है वो क्या हो गई? बराबर। इसको आपने क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो यदि इनपुट नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो फीडबैक है उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है वोल्टेज फॉलोवर। वोल्टेज फॉलोवर में उसका जो वोल्टेज गेन होता है वो 1 होता है। 1 वोल्टेज गेन है ना, वोल्टेज गेन 1 है, मतलब आउटपुट और इनपुट दोनों क्या है? बराबर। एक होता है फेज शिफ्टर। फेज शिफ्टर क्या है? इसका एप्लीकेशन है। इसमें क्या है? यहाँ पर इनपुट पर वोल्टेज आपने दी हुई है V0, VI। तो यहाँ पर क्या बना हुआ है? AV, है ना। तो AV बराबर क्या होगा? आउटपुट अपॉन इनपुट। और इसका जो फॉर्मूला किसके बराबर है? माइनस आर एफ अपॉन आर आई। तो ये आर एफ अपॉन आर, तो यहाँ पर कितना हो गया? माइनस आर एफ अपॉन आर आई। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया जिसको हम कहते हैं फेज शिफ्टर। क्या कहते हैं? फेज शिफ्टर, है ना। तो ये फॉर्मूले हमारे पास बन गए हैं अलग अलग केस के, और इनको हम कहते हैं लीनियर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। फिर नेक्स्ट, सब्सट्रैक्टर। सब्सट्रैक्टर का मतलब क्या होगा कि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहे हैं बेसिकली। डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हमारे पास दो इनपुट है, एक इनपुट है V1 और एक इनपुट है V2। ठीक है, एक इनपुट है V1 और एक इनपुट है V2। और जो V2 इनपुट है वहां पर दो रजिस्टर लगे, दोनों सेम है। यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो सब्सट्रैक्टर का जो सर्किट है उसको ध्यान से देख लो। ऐसा सर्किट आपको दिखे तो उसका आंसर कितना लगेगा? V2 माइनस V1। कितना आंसर लगाओगे? V2 माइनस V1। फिर एक है इन्वर्टेड एरर। कौन सा है? इन्वर्टर एडर। इन्वर्टर एडर का मतलब है कि जो इन्वर्टेड इनपुट है, इन्वर्टिंग इनपुट है, उसके ऊपर आपने क्या लगा दिया? रजिस्टर लगा दिया, मल्टीपल रजिस्टर लगा दिया, मल्टीपल इनपुट है। तो उस केस में जो इसका आउटपुट आएगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखो गौर से कि सारे रजिस्टर सेम है। जितने भी रजिस्टर सेम है, अलग भी हो सकते हैं। अलग होंगे तो फिर वो मैथमेटिकली अलग तरीके से निकाले जाएंगे, अब इतना टाइम है नहीं उनको बताया जाए। तो सेम वाला केस देख, सेम वाला केस है तो V0 किसके बराबर हो जाएगा? माइनस V1 प्लस V2 और प्लस V3। अगर ये अलग अलग होते तो मैं बता देता हूँ, अलग अलग होते तो क्या करोगे? ये जो वोल्टेज है ये इनको करंट में बनाया, तो अलग अलग होते तो कैसे लिखते? V0 इक्वल्स, ये लिखा जाता माइनस आर एफ, और ये बनता V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। ये बन जाता अगर ये अलग अलग होते तो। फिर है डिफरेंस एम्पलीफायर। डिफरेंस एम्पलीफायर और इस सर्किट में ज्यादा अंतर नहीं है। देखो यहाँ पर सेम दिया हुआ, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर, यहाँ पर अलग अलग कर दिया। यहाँ पर R1 कर दिया, यहाँ पर कुछ RF लिख दिया, यहाँ पर R3 लिख दिया, यहाँ पर R4 लिख दिया। इन दोनों सर्किट को अलग अलग बना दिया तो इसको हमने कहा डिफरेंस एम्पलीफायर। तो यहाँ पर V0 मतलब यहाँ पर जो आउटपुट निकलेगा उसको हम कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए माइनस R2 अपॉन R2 कौन सा है? R2 ये वाला है। तो माइनस R2 अपॉन R1 इंटू V1, माइनस ये है R2, R2 अपॉन R1 और इंटू V1, V1 है ये वाला, प्लस R4 अपॉन R3 प्लस R4। R4 कौन सा है? ये कौन सा है? R3। R4 अपॉन R3 प्लस R4 और इंटू 1 प्लस R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 इंटू V2। ठीक है, R2 अपॉन R1 इंटू V2। समझो ये हो क्या रहा है? देखो ये जो इनपुट है ये कौन सा इनपुट है? ये है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का जो गेन होता है आउटपुट, उसका जो आउटपुट निकलता है जिसको आप ए से लिखते हो वोल्टेज गेन, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है 1 प्लस आर एफ अपॉन आर। आर एफ को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? R2 लिखा। तो ये कितना हो गया? 1 प्लस R2 अपॉन आर आई। आर आई का मतलब है जो 1, ये है ना। तो आउटपुट वोल्टेज निकालना है, तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा इसका? V0 अपॉन Vi। अब यहाँ से इनपुट वोल्टेज किसके बराबर जाएगा? यहाँ जो वोल्टेज जा रहा है वो इसका क्या होगा? इनपुट वोल्टेज। तो इसका इनपुट वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया V2। ये यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई क्यों कराया है? R4 अपॉन R3 प्लस R4 से। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? R3 प्लस R4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये जो है V2, ये टोटल वोल्टेज निकल गई, ये वोल्टेज, है ना।
और वोल्टेज को आपने किससे मल्टीप्लाई करा है? वोल्टेज में आपने टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करा दिया। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? R3 प्लस R4, क्या बन गई? करंट। और करंट को किससे मल्टीप्लाई करा दिया? रेजिस्टेंस से, वो यहाँ का क्या हो गया? वोल्टेज। इसी तरह से एक बार इनपुट का आपने सॉल्व कर लिया तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? इन दोनों का आंसर मिल। अब यहाँ यदि आपसे कह दे कि R2 अपॉन R1 बराबर हो जाए R4 अपॉन R3, ये R4 है, ये R3 है, तो उस केस में फिर आंसर बन जाता है R2 अपॉन R1 V2 माइनस V1। खैर इतना बड़ा कोई नहीं आएगा, सिर्फ आप ये ध्यान रखना, ये दोनों सबस्ट्रक्टर और इन्वर्टर। फिर नॉन लीनियर सर्किट इसके बनते हैं जो डायग्राम सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अगर रजिस्टर यहाँ लगाए, कैपेसिटर यहाँ लगाए, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटर। रजिस्टर यहाँ लगाए और कैपेसिटर यहाँ लगाए तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटर। इसका आंसर होता है V0 इक्वल्स टू -1 अपॉन RC इंटीग्रेशन V dt, इंटीग्रेशन V dt। अगर रजिस्टर और कैपेसिटर की पोजीशन चेंज है, मतलब रजिस्टर वहां चला गया जहां कैपेसिटर था और कैपेसिटर वहां गया जहां रजिस्टर था, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटर। ये सर्किट ध्यान रखना, सर्किट पूछे जा सकते हैं एग्जाम। इसका फॉर्मूला बनता है V0 इक्वल्स टू -RC dV अपॉन dt। यहाँ पर 1 अपॉन RC है, यहाँ पर RC है। जब आप इंटीग्रेटर की बात कर रहे हैं तो 1 अपॉन RC और इंटीग्रेट कर रहे हैं। डिफरेंशिएटर की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, क्या होगा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन भी V का होगा और इंटीग्रेशन भी V का होगा। इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में होगा, डिफरेंशिएशन भी dt के रेस्पेक्ट में होगा। फिर सिर्फ इंटीग्रेशन में 1 अपॉन RC है, डिफरेंशिएशन में RC। डिफरेंशिएटर को हम हाई पास फिल्टर भी कहते हैं और जो इंटीग्रेटर है उसको हम लो पास फिल्टर कहते हैं। इंटीग्रेशन को हम लो पास फिल्टर कहते हैं, डिफरेंशिएशन को हम हाई पास फिल्टर कहते हैं। फिर एक इस तरह का अरेंजमेंट लगाया हुआ है जिसमें यहाँ पर डायोड लगाया हुआ है। डायोड और रजिस्टर जो लग रहा है इसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। क्या नाम देते हैं इसको? लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। एंटी लॉग में क्या होगा? डायोड और रजिस्टर अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे तो उसको हम कहेंगे एंटी लॉग एम्पलीफायर। इसी तरह से एक सर्किट डायग्राम ये हो रहा है, इसको देखना चाहो तो देख लेना, इतना खास कोई पूछेगा नहीं। ऑसिलेटर्स, ऑसिलेटर्स पॉजिटिव फीडबैक के साथ एम्पलीफायर, उसको हम ऑसिलेटर कहते हैं। तीन तरह की मेनली बात चलती है, एक एलसी ऑसिलेटर, एक आरसी और एक क्रिस्टल ऑसिलेटर। एलसी ऑसिलेटर में तीन तरह के आएंगे, ट्यून्ड ऑसिलेटर, हार्टले और कॉलपिट। आरसी ऑसिलेटर के अंदर आएंगे आरसी फेज शिफ्ट और व्हील ब्रिज। क्रिस्टल ऑसिलेटर के अंदर दो आएंगे, एक सीरीज मोड और एक पैरेलल। आरसी ऑसिलेटर जो है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ ऑसिलेशन उस वो होती है ऑडियो फ्रीक्वेंसी, और इनकी जो वेव फॉर्म बनती है आरसी ऑसिलेटर की वो बनती है साइनोसॉइडल। एलसी ऑसिलेटर की जो वेव फॉर्म बनती है वो बनती है स्क्वायर वेव, और इनको यूज करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी। एलसी वाले जितने भी वो सारे यूज होंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, आरसी वाले जितने भी हैं वो यूज होंगे ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, और क्रिस्टल ऑसिलेटर वाले जितने भी हैं वो भी यूज होंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए। क्रिस्टल ऑसिलेटर में जो वेव फॉर्म बनेगा वो बनेगा ट्राइंगुलर वेव या सॉ टूथ। सॉ मतलब आरी जो होती है पेड़ काटने वाली, उसके जैसे टूथ होते हैं उसके जैसे। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो होते हैं, मतलब कि जो आरसी ऑसिलेटर होते हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कहाँ तक होती है? अप टू 20 किलो हर्ट्ज तक। वहीं जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज तक। बहुत अधिक हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 30 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज। फिर बर्क हुसैन क्राइटेरिया फॉर पॉजिटिव फीडबैक। तो बर्क हुसैन क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेशन क्या होता है? ए बीटा इक्वल्स टू 1, ये इसको बोलते हैं बर्क हुसैन क्राइटेरिया। और बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन ए। लूप गेन मस्ट बी यूनिटी। लूप गेन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1। ए जो है लूप गेन है, बीटा क्या है? फ्रैक्शन। फीडबैक सिग्नल फीडिंग बैक एट द इनपुट मस्ट बी फेज शिफ्ट बाय 360 डिग्री। एज वी नो कि जो पॉजिटिव फीडबैक है उसमें टोटल फेज शिफ्ट कितना होता है? 360 डिग्री का। 180 डिग्री तो करेगा एम्पलीफायर और 180 डिग्री कौन करेगा? फीडबैक। तो टोटल हो गया 360। ये कुछ सर्किट बनाए हुए हैं। ये है ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर। ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो होता है F इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट L1C1 ना। इसको टैंक सर्किट भी बोलते हैं। ये जो सर्किट बना हुआ है इसको टैंक सर्किट भी बोलते हैं। इसके जो RF ऑसिलेटर सर्किट मिक्सर फ्रीक्वेंसी डीमोल, ये इसके यूजेस है, कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं। हार्टले ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर का मतलब होगा दो इंडक्टर और एक कैपेसिटर। दो इंडक्टर और एक कैपेसिटर, हार्टले का मतलब। जहां पर जो इनपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा L1 पर, और जो इनपुट मिलेगा वो मिलेगा L1। तो इसका जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो लिखा जाता है F इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट L1 L2 प्लस 2M C। M जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस, M क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। और L1 प्लस L2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो L इक्विवेलेंट, इसको L इक्विवेलेंट लिख सकते हो।
और यदि m की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू बन जाएगी L1 प्लस L2, और m की वैल्यू अगर है तो फिर आपको ऐसे कंसीडर करना पड़ेगा। m अगर 0 है, तो ये वैल्यू बन जाएगी L1 प्लस L2, जिसको आप L इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। फिर कॉलपिट में यूज होते हैं 2 कैपेसिटर और एक जो है क्या बोलते हैं इंडक्टर। 2 कैपेसिटर, एक इंडक्टर। ये वैल्यू जो लिखी हुई है अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट सी एल, तो सी जो है वो क्या होता है, सी इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। 2 कैपेसिटर सीरीज में है तो उनका कॉम्बिनेशन हो गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये था ऑसिलेटर, एम्पलीफायर और उसके अलावा जो भी ट्रांजिस्टर बायसिंग वगैरह जितना बना हुआ था। इसमें इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है एम्पलीफायर में जो सर्किट बने वो देख लेना। बायसिंग के सर्किट, स्टेबलाइजेशन की कंडीशन, स्टेबलाइजेशन का फॉर्मूला, उसके अलावा ऑसिलेटर में हार्टले और जो कॉलपिट ऑसिलेटर है उनकी फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूले जरूर चेक। तो इट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैकेनिक्स का एक लेक्चर आना है, उसके अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स का और जो है हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसके ऊपर और एक लेक्चर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।